आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 4, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुरेश ने नीली को बुलाकर यामिनी बाबू से कहा, हम लोग जाते हैं, जल्द काम है। तुम पैदल नीरू को लेकर आओ। सुरेश मोटर ले गए। निरूपमा समझकर एक बार लज्जित हो चंपे के झाड़ की तरफ देखने लगी, यामिनी बाबू से भाव की आंख बचाने के लिए। यामिनी बाबू दिल से खुश हुए। आज उन्हें पहले पहल नीरू के साथ अकेले टहलने का लंबा समय मिला है। बराबर आकर नीरू की उंगलियां देखते हुए बोले, खूबसूरत उंगलियों की चंपे से उपमा दी जाती है। उसी वक्त मुंह फेर कर नीरू ने कहा, देह के रंग से भी, पर मुझे बड़े चमगादड़ के पंजे सा लगता है। यामिनी बाबू का आधुनिक श्रृंगार खिल गया। उपमा सोचकर हंसे। मजाक में आया श्रृंगार का पूरा मजा लेकर पूछा, अच्छा, बंगला में किसकी कविता तुम्हें अच्छी लगती है? रवि बाबू की? नहीं। निरूपमा चलती हुई चंपे की एक पत्ती खोदकर बोली, गोपाल भांड की। इस बार यामिनी बाबू को एक धक्का लगा। वे सच्चे कवि प्रेमी हो रहे थे। निरूपमा हास्य प्रिया। गोपाल भांड के भाव से उन्हें पराभव मिला, पर फिर भी निर्मल हृदय के निकले व्यंग से भीतर ही भीतर एक आनंद का उद्रेक हुआ, जो स्त्री पुरुष वाले भेदात्मक प्रेम को अभेद मैत्री में बदल देता है। परंतु यामिनी बाबू प्यासे मनुष्य थे, पानी चाहते थे। स्थूल कर से लेकर पीना, शांति नहीं जो अपने सूक्ष्म स्पर्श से तृष्णा को बुझा देती है। बोले, हम जिस संबंध से बंधने जा रहे हैं तुम्हें मालूम हो ही चुका होगा। उस पवित्र संबंध से मुझे पूर्ण आशा है कि हम सुखी होंगे। दिवस और रात्रि के प्रकाश और अंधकार के प्रवाह में हमारे जीवन के खुले हुए फूल मुक्त भाव से बहते हुए संसार की परिधि को पार कर जाएंगे। निरूपमा को जैसे किसी ने गुदगुदा दिया। देर तक अपने को रोके रही, संभल कर भी उत्तर न दे सकी, चलती गई। मौन को सम्मति लक्षण समझकर यामिनी बाबू ने कहा, अब समय अधिक नहीं और खर्च कुछ अधिक करने का विचार है। एक दफा कानपुर जाना होगा। रेहन की एक संपत्ति है, हालांकि करार की मियाद पूरी हो चुकी है, पर रजिस्ट्री की अभी है। उसका फैसला हो जाए तो रुपए काफी हाथ आ जाए। बिल्कुल मौन रहना नीरू को अनुचित जान पड़ा। पूछा, कैसी संपत्ति? नीरू बगीचे से बाहर निकली घर चलने के लिए। साथ चलते हुए यामिनी बाबू बोले, एक हिंदुस्तानी की है, 2 मकान हैं। बाबा यानी पिता ने रेहन रखे थे, अब उनके न रहने से सारा भार मुझ पर है। कॉलेज की छुट्टियों में एक बार हो आऊंगा, मुख्तार को समझा दूंगा। मकरूज रुपयों का इंतजाम कर भी सकता है दूसरी जगह से। नीरू सड़क से सीधे देखती हुई बोली। रास्ते से कुछ दूर एक चमन में खिले अमलतास के रहे सहे सुंदर पीले फूलों को प्यार की दृष्टि से देखती हुई चलती गई। अब उतनी गुंजाइश नहीं, बाबा ने पहले ही हिसाब लगा लिया था। मजाक के गले से यामिनी बाबू ने कहा, मकरूज का भी देहांत हो गया है। सुना है कि उसका लड़का विलायत से डीलेट होकर आया है। मैंने देखा नहीं, उसके बाप को भी नहीं। मुमकिन देखा हो, याद नहीं। मैं जिस जगह पर हूं इसके लिए एक डीलेट ने कोशिश की थी। मुमकिन वही हो।
यामिनी बाबू कुछ याद कर हंसे। आप उससे बड़े विद्वान साबित हुए। स्वर को चढ़ा उतार से रहित कर निरूपमा ने कहा। यामिनी बाबू लजा गए, फिर संभल कर बोले, बात यह कि सिर्फ डीलिट होने से ही नहीं होता, और भी बहुत कुछ होना जरूरी है। मैं अंग्रेजी साहित्य का पीएचडी हूं, पर इतना ही देखकर कोई क्या समझेगा। अगर पीएचडी नहीं? नहीं, मेरा मतलब ये है, मैं कहता हूं सिर्फ पीएचडी होने से क्या होता है? कुछ नहीं। नहीं, यानी बड़ी से बड़ी डिग्री भी आदमी को आदमी नहीं बना सकती, अगर वो दायरे से बाहर अलग अलग विषयों का और भी ज्ञान नहीं प्राप्त करता। फिर एक कल्चर भी तो है। मुझे डॉक्टरी हासिल करने के अलावा और भी बहुत कुछ देखना भालना पड़ा है। सभ्य जातियों की रहन सहन की बातें, कितना मिला मिलाया। ये तो मानी हुई बात है कि भारतवर्ष में बंगालियों से बढ़कर कल्चर अपर प्रोविंस के लोगों में नहीं। हिंदुस्तानी बेचारे लाख पीएचडी डीलिट हो जाए, कंधे पर लिट हो जाए, कंधे पर लाठी रखकर चलने वाली वृत्ति कुछ न कुछ रहेगी। यानी देखने वालों को हिंदुस्तानी की पदवी की अपेक्षा कंधे की लाठी ज्यादा साफ नजर आई। यामिनी बाबू फंसे, तुला उत्तर न सूझा। बोले, प्रोफेसर बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी सब अपने आदमी तो हैं। बैरिस्टर घोष भी अपने ही हैं। इनकी आवाज में ताकत है। कुछ ताल्लुकेदार हैं, बुद्धू, इनकी हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। ये जानते हैं, और ठीक भी है, तुम्हें भी स्वीकार करना होगा, अभी बंगालियों का मुकाबला हिंदुस्तानी नहीं कर सकते। एक हिंदुस्तानी जितना पढ़कर समझता है, एक बंगाली उससे ज्यादा सिर्फ देखकर। मेरा ख्याल है सिर्फ सुनकर। निरूपमा कहकर गहरी मनोभूमि में उतर गई। ये भाव भी ठीक ठीक यामिनी बाबू की समझ में न आया। वे उसी सहृदयता से बोले, हाँ, ये भी ठीक है। देहात में बहुत से बंगाली हैं जिन्हें कलकत्ता देखने का अवसर नहीं मिला, पर सुनकर वे बहुत सी बातें जानते हैं। उन्हें मौका भी है। जो जितना जानता है वो उतना सुना भी सकता है। हिंदुस्तानियों के पास तुलसीदास की रामायण के सिवा सुनाने की चीज है क्या? इधर एक नौटंकी चली है। धीरे धीरे बगीचे से कैसरबाग तक खुली जगह पार हो गई। निरूपमा ने बातचीत करना बंद कर दिया। समझकर यामिनी बाबू भी चुप हो रहे। रास्ता तय होता जा रहा था, पर हृदय चाहता था अभी और साथ हो, और बातचीत हो। प्रेयसी की विमुखता उनके लिए सुमुखता थी, क्योंकि वे उसका अनुकूल अर्थ लगाते थे। इसी समय रास्ते के एक बगल बैठा कैप कोट वाला एक चमार देख पड़ा। यामिनी बाबू बोले, ये कुछ पढ़ा लिखा होगा। अगर चमार है तो समझना चाहिए। इसे जगह नहीं दी ऊंचे वर्ण वालों ने, इसलिए कलम छोड़कर अपना पेशा इख्तियार किया है। इसे पैसा देना चाहिए। अगर चमार नहीं तो भी, क्योंकि इसने एक आदर्श सामने रखा। फिर बढ़ते हुए चमार के सामने जाकर खड़े हुए। निरूपमा को भी साथ चलना पड़ा, पर पास पहुंचकर देखकर जरा ठिठुक गई। चमार? मन में अव्यवत ध्वनि हुई। कृपा की दृष्टि से देखते हुए उपकार करने वाले स्वर से यामिनी बाबू ने कहा, 36 हेवेट रोड पर आना, घंटे भर बाद हम काम देंगे। अभी यहीं पेशगी देते हैं। एक इकन्नी फेंकते हुए, तुम कौन हो? इस वक्त तो चमार हूं। इकन्नी वापस करते हुए कुमार ने कहा, मैं घंटे भर बाद वहां आऊंगा, तब काम करके पैसे लूंगा। मैं आपकी कृपा के लिए हृदय से कृतज्ञ हूं। तो तुम चमार नहीं हो? अच्छा, वहीं तुमसे पूछेंगे। यामिनी बाबू मंडी की तरफ मुड़े। कुमार के पास बहुत से आदमी आए और आते रहे। भीड़ लगती बढ़ती रही। लोगों में उत्सुकता, आनंद, सहानुभूति फैली। वो बादामी और काली पॉलिश की 2 डिबियां और एक ब्रश लिए बैठा था। कई जोड़े पॉलिश करने को मिले। सबसे एक ही एक पैसा उसने लिया। उसकी भलमनसाहत का ये दूसरा प्रमाण था। शहर में सनसनी फैल चली। चमार इधर उधर जो थे चौकन्ने हुए। वे 2 पैसे से कम नहीं और 1 आने तक पॉलिश कराई लेते थे। कुछ पहचान के लोग भी रास्ते से होकर गुजरे। सस्ता साहित्य समुद्र के प्रकाशक लाला श्याम नारायण लाल देखकर कह गए, हम 4 रुपये फॉर्म दे रहे थे, मोपासा के अनुवाद के। वो आपको नहीं मंजूर हुआ। आखिर पॉलिश और ब्रश लेकर बैठे। पंडित राम खेलावन सिंह मुंह बिगाड़ कर बोले,
7 रुपये घंटे की पढ़ाई लगवा रहे थे? नहीं भाई, अब चमार बनकर पुरखों को तारो। फिर कर नहीं देखा? कितने स्वगत कह गए। घंटे भर बाद कुमार उठा। पास 6 आने पैसे आ गए थे। मन प्रसन्न था। संसार में कोई मार नहीं सकता। रोटियां चल जाएंगी। अगर इसी कार्य को महत्व देने के लिए अदृष्ट चक्र से घूमता हुआ बहुभाषाविद और लंदन विश्वविद्यालय का डीलेट होकर वो आया है तो इसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता है। उसका विद्या प्राप्ति वाला उद्देश्य सफल है। अर्थ प्राप्ति वाला यदि इस रूप से विद्या वाले को दिखावे के तौर पर लेकर हो रहा है तो वो कटाक्ष नहीं करता, बल्कि इस कार्य को घृणा करने वाली ऊंचे वर्ण की दृष्टि से वो घृणा करता है। संभव है शिक्षा वैसा कार्य सहयोग देकर भारत को सच्चे वर्ण निर्माण की शिक्षा दे रही हो। सोचकर वो चला। उसी गाड़ी वाले बरामदे के नीचे कई और बंगाली एकत्र थे। जब वो फाटक से भीतर गया और उसकी ओर कौतुकपूर्ण प्रश्नभरी दृष्टियां उठीं, वो समझ गया कि इससे पहले उसके संबंध में काफी बातचीत हो चुकी है। मोटर के बगल से निकलकर एक पैर बरामदे की सीढ़ी पर चढ़ाकर यामिनी बाबू से काम देने के लिए उसने कहा। तब तक एक बंगाली सज्जन ने पूछा, आप कहाँ रहता है? एक गांव रामपुर है। रामपुर? सुरेश बाबू ने पूछा। सामने के दीवान खाने में निरूपमा थी। दरवाजे के पास आ गई। जी, निगाह नीची किए हुए कुमार ने कहा। कौन रामपुर? सुरेश बाबू ने देखते हुए पूछा। जिला उन्नाव में एक मौजा है। अच्छा। सुरेश और निरूपमा की हंसती हुई दृष्टि एक साथ मिल गई, एक ही भाव से जैसे। रामपुर में आप किसके घर के हैं? सुरेश बाबू ने पूछा। मिश्रों के यहां का। आप ब्राह्मण हैं? एक बंगाली सज्जन ने पूछा। जी। प्रसन्न होकर सब बंगाली हंसे। आपके पूज्य पिताजी का शुभ नाम? सुरेश बाबू ने पूछा, मन में निश्चय किए हुए। पंडित गिरजाशंकर मिश्र। आपने, माफ कीजिएगा, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? एक बंगाली सज्जन की ध्वनि में भाव का आवेश स्पष्ट हो रहा था। कुमार हंसा, प्रश्न की सदाशयता समझकर। संयत स्वर से कहा, मैं लंदन का डीलेट हूं। निरूपमा बिल्कुल सामने आ गई। ऐसी दृष्टि से देखने लगी जैसे वहां कोई न हो। आपका शुभ नाम? उस बंगाली ने पूछा। मुझे कृष्ण कुमार कहते हैं। आप अधिक समय न लें, बड़ी कृपा होगी अगर मेरा काम मुझे दें। यामिनी बाबू गहरे भाव में डूबे हुए। कितने विषय, कितनी बातें आई गई। ये वही व्यक्ति है, अभी अभी इसकी चर्चा हो चुकी है। भाव बदला। निरूपमा को देखा, फिर कुमार को नहीं समझ सके कि होटल वाला यही आदमी है। तब अच्छी तरह देखा न था। जेब से 1 रुपया निकालकर बढ़ाते हुए अंग्रेजी में बोले, लो, हम तुमसे जूते पालिश करवाना अपना अपमान समझते हैं। तुमने बड़े साहस का काम किया है। ये हमारी सहायता, हमें आशा है स्वीकार करोगे। कुमार ने उसी तरह उत्तर दिया, आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस तरह की सहायता नहीं चाहता, क्षमा करेंगे। आप शिक्षित हैं, आपको शिक्षा देना व्यर्थ है। इतने से आप अच्छी तरह समझ लेंगे। अच्छा, आप सब सज्जनों को धन्यवाद। फिर कृतज्ञ दृष्टि से एक बार निरूपमा को देखकर धीरे धीरे फाटक के बाहर आया। यामिनी बाबू नीरू को देखते हुए सुरेश से बोले, इसी के 2 मकान कानपुर में हमारे रेहन हैं। इसके बाप ने बाबा के पास रखे थे, इसके खर्च के लिए शायद, और जो काम रहा हो। निरूपमा को दिखाकर सुरेश बोले, इसकी जमींदारी थी रामपुर 16 आने। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 4 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।